क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 11 एंड 17 कंबाइन द कंपाउंड इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर क्या हो कि मान लो दो एलिमेंट है। अब सपोज दैट एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट क्या है, बी है। ए वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वह है 11 और बी वाले का कितना एटॉमिक नंबर है, 17। तो चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 8 1 आएगा, और इसका करोगे तो 2 8 7। अभी जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट कैसा बनना चाहेगा, अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बनना चाहेगा। यानी अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की चाहत होगी ए की। तो ए अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यानी ये क्या है, आपका मेटल है। क्या है, मेटल है। और जबकि बी वाले केस में क्या है कि यह अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, नोबेल गैस जैसा बनने के लिए, इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। यानी दिस इज नॉन मेटल, है ना। तो ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन देने एक इलेक्ट्रॉन देगा, और बी वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी ए और बी का जब मिलन होगा तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और बी क्या करेगा, गेन। बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम ए टू बी। ए जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। यानी ए और बी के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करने लगेगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, है ना। सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आपका आयनिक बॉन्ड है। यानी ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है, कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक जो कंपाउंड होते हैं आपके, है ना, वो कैसे होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। और वाटर में डिजोल्व होने के साथ साथ में ये जब एक मोल्टेन स्टेट में होते हैं, आयनिक कंपाउंड वैसे जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो आयन होते हैं वह क्लोज पैक होते हैं, है ना। वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है बिटवीन आयन। लेकिन जब इनको पिघला दिया जाता है यानी कंपाउंड को, तो इनके आयन थोड़े से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और ये मूव कर सकते हैं। यानी यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कि वाटर सॉल्युबल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। तो बात सही है कि आपका जो कंपाउंड बनेगा, यह कंपाउंड वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि दिस इज आयनिक कंपाउंड। और ये मोल्टेन स्टेट में क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो छठवें का सही आंसर कौन सा होगा, आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। इनमें में से कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या होने वाला है, आपका हाईएस्ट होने वाला है। तो अगर इन मॉलिक्यूल को देखोगे तो सबसे पहले BF3 का देखो, तो BF3 का जो स्ट्रक्चर है वह ट्राइगोनल प्लेनर है, इस तरीके से, है ना। तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, है ना। क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू बोरान। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, ड्रा विथ ड्रा कर लेगा। तो जिससे क्या होगा, फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, जो डाइपोल मूवमेंट की दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मूवमेंट का, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। यानी आपका एक डाइपोल मूवमेंट इधर बन रहा है, एक डाइपोल मूवमेंट इधर बन रहा है, एक डाइपोल मूवमेंट इधर बन रहा है। तो आपको जो डाइपोल मूवमेंट होता है वह कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये सारे, अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, उसके लिए मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का जो मुझे नेट डाइपोल मूवमेंट अगर निकालना है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मुझे नेट डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए जितने भी आपके डाइपोल मूवमेंट है उनका सब क्या करना पड़ेगा,
एडिशन करना पड़ेगा, वो भी वेक्टर एडिशन। तो एक इस डायरेक्शन में है, एक आपका ऐसे है, और एक ऐसे है, यानी ऐसे। ओवरऑल आपका यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे फिर से पहुंच गया एक क्वांटिटी। तो ए आपका क्या बन गया, एक सर्कुलर लूप बन रहा है। यानी यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वह कैसा होगा आपका, डाइपोल मोमेंट जो आएगा यहाँ पे वो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। है ना, क्योंकि जहां से था स्टार्ट हुआ था वहीं से फिर से पहुंच गया। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। इसी तरीके से, अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं B2H6 का, NH3 का, NF3 का। अच्छा, NH3 का देखोगे, NH3 में आपका कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा। अच्छा, इसमें देखोगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। अब डाइपोल मूवमेंट की दिशा किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट आपका बनेगा यहाँ पे। है ना। और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो होगा, तो लोन पेयर के लिए, देखो लोन पेयर जो होता है ना, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि नाइट्रोजन और इस लोन पेयर के बीच में जो मैं डाइपोल मूवमेंट ड्रा करने वाला हूँ, वो डायरेक्शन किधर होगा। तो लोन पेयर जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम और इस लोन पेयर के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट की दिशा होगी वह ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि ऊपर क्या है आपका, लोन पेयर है। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से होगा आपका। है ना। और यहीं पे NF3 की बात करोगे, तो NF3 में आप देखोगे तो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होगा। कि फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो इसकी डाइपोल, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। और इसका, अगर इस नाइट्रोजन और इस लोन पेयर की बात करते हो, तो इसके यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन होगा डाइपोल मूवमेंट का, वो ऊपर की तरफ होगा। है ना। देखो, अब NH3 और NF3 में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो NH3 के केस में क्या हुआ कि आपका एक डाइपोल मूवमेंट ऐसे है, दूसरा वाला डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, और तीसरा वाला डाइपोल मूवमेंट कैसे है आपका, कुछ इस तरीके से है, और चौथा वाला जो डाइपोल मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। तो जो जो रिजल्टेंट आपका डाइपोल मूवमेंट बनेगा वह ए होगा। इन आपका नेट डाइपोल मूवमेंट होगा। और NF3 के केस में देखोगे, एक डाइपोल मूवमेंट ऐसे है, दूसरा डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, तीसरा वाला जो डाइपोल मूवमेंट है कुछ इस तरीके से है, और चौथा वाला जो डाइपोल मूवमेंट है कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट बनेगा बहुत कम आएगा। क्या आएगा, लेस आएगा। ये जो डाइपोल मूवमेंट आपका नेट डाइपोल मूवमेंट बन रहा है वो क्या है, लेस है। और यहाँ पे क्या है, जो नेट डाइपोल मूवमेंट बनेगा वो काफी लार्ज होगा। यानी सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट होगा, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, वो NH3 का आने वाला है। तो सही आंसर होगा आपका सातवें का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है भाई, फॉस्फेट ऑफ ए मेटल एम हैज द फार्मूला ऑफ दिस। तो कोई मेटल है, और इस मेटल का जो फॉस्फेट होता है ना, इसका जो फार्मूला दिया गया है, ये दिया गया है कुछ इस तरीके से। अच्छा, जब भी किसी हम आयनिक कंपाउंड का, या किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का, जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, तो हम लोग क्लास 9 में इस बात को हम लोग सिखाया जा गया था कि हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हमने वहां पे सीखा था कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते समय उस कंपाउंड के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपके हैं उनको लिखो, उसके नीचे उन कॉन्स्टिट्यूएंट की वैलेंसी लिखनी पड़ती है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो आपको फार्मूला बनता है वही उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो देखो,
अच्छा एक चीज और, आप ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो आप, कि कोई भी कंपाउंड, होल कंपाउंड क्या होता है आपका? होल कंपाउंड कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। तो मान लो कि आपका ये जो मेटल है, मेटल पे कैसा, कितना चार्ज है? मान लो मेटल पे आपका एक्स चार्ज है। यहाँ पे मेटल की संख्या कितनी है? थ्री है। तो थ्री मल्टीप्लाई बाई इस मेटल पे कितना चार्ज है? एक्स चार्ज है, मान लो एक्स प्लस एक्स चार्ज है, और प्लस टू यहाँ पे। अच्छा प्लस, यहाँ पे फॉस्फेट कितने हैं आपके? दो हैं, तो टू मल्टीप्लाई बाई एक फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है? माइनस थ्री। अब पूरा, अब पूरा जो आपका कंपाउंड था, पूरे कंपाउंड के लिए, पूरा कंपाउंड कैसा था? न्यूट्रल था। तो इस पूरे कंपाउंड, एक पूरा कंपाउंड कैसा था आपका? न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपके हैं इस कंपाउंड के, सबका अगर चार्ज जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? थ्री एक्स इजकल टू माइनस, इधर देखो, थ्री एक्स माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। तो थ्री एक्स इजकल टू सिक्स, तो एक्स इजकल टू प्लस टू। एक मेटल पे कितना चार्ज होगा आपका? मेटल पे कितना चार्ज होगा? प्लस टू, है ना? तो अगर मेटल पे प्लस टू चार्ज होगा, यानी मेटल की वैलेंसी कितनी है? दो। और सल्फेट देखोगे यहाँ पे, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? दो। तो सल्फेट की वैलेंसी कितनी होगी? दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा M2SO4 का होल ट्वाइस। अब टू टू चूंकि यहाँ पे आपका क्या है, कॉमन ले सकते हो आप, तो इसका जो सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाइड जो फॉर्मूला आपका आएगा MSO4। यानी सही आंसर होगा आपका आठवीं का ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम एंड O2। सॉरी, पूरा यहाँ पे कुछ मिसिंग है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना न, देखो, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम हो गया, और ये आपका O2 हो गया। ऑक्सीजन एटम एंड O2, तो ऑक्सीजन एटम की बात करते हो, तो ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p कितना है आपका? फोर। तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? थ्री। थ्री ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल में आप चार इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? दो। यानी ऑक्सीजन एटम के केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। वहीं पे O2 की बात करते हो, तो O2 में प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे, अच्छा, पूरे O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके मौजूद है? तो पूरे O2 मॉलिक्यूल में आपको एक ऑक्सीजन एटम के पास में एट इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो ऑक्सीजन एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? एट मल्टीप्लाई बाई टू, यानी 16। अब पता है कि देखो, अगर अगर आपका ये जो मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन रखता, तब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ अदर तरीके से होता। क्योंकि यहाँ पे कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ज्यादा है इन कंपेयर टू 14। तो इसका, इस O2 के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो अदर तरीके से बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये जो, यहाँ पे अगर मैं O2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, उनका मैं एनर्जी के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं इनको व्यवस्थित करूं, तो कैसे बनेगा? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, और सिग्मा 2pz, पाई 2p x इजकल टू पाई 2py। फिर आपका बनेगा पाई 2p x इजकल टू पाई 2py। और यहाँ पे सिग्मा 2p
जेड, ये सब स्टार स्टार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, 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 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। दो दो चार, दो छह, दो आठ, 10, दो 12, दो 14। अभी दो इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, देखो अब यहाँ पे देखोगे तो हर एक, अच्छा एक, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल हो, एक जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वह मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? दो इलेक्ट्रॉन, है ना। उस ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ए भी 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 आपका कंप्लीटली फिल्ड है आपका। यहाँ पे देखोगे, ए आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ए भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी इस O2 मॉलिक्यूल में कितने आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है? टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? दो। और O2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? टू। यानी आंसर होगा आपका 2, 2, 2। ये जो स्टार वाला है ना आपका, ये स्टार है आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो बिना स्टार वाला है वो है आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल। और मोलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में कंबाइन करते हैं तो बनता है मोलिकुलर ऑर्बिटल, और अगर अपोजिट फेज में ओवरलैप करते हैं तो बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि दी कन्फिग्रेशन, ये जो कन्फिग्रेशन है आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर मैं देखूं, अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं आपका? देखो, दो, तीन, चार, पाँच, छह, नहीं, दो, तीन, चार, पाँच, छह, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 होता है? कार्बन का। तो कार्बन का अगर ग्राउंड स्टेट में मैं कन्फिग्रेशन करूं तो क्या आएगा? 1s2, 2s2 और 2p2। कुछ इस तरीके से आपका होगा। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे 1s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अगर मैं क्या करूं, इसको मैं अगर एनर्जी दे दूं, क्या करूं? एनर्जी दूं। अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं तो यह यहाँ पे क्या होगा? ये 2s का इलेक्ट्रॉन है, 2s सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइटेड हो जाएगा इनटू पी सबसेल। तो एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन चला जाएगा, जब इसे एनर्जी दोगे तो इसका, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और इसके जो 2s सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ पे जंप कर जाएंगे? 2p सबसेल में। तब इसका एक एक्साइटेड स्टेट में कहलाएगा। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 1s2। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला गया, 2s1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पे 2s सबसेल में। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा 2p सबसेल में, तो इसका हो जाएगा 2p3। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आपका कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई, ये पी जेड, ये 2s है, और ए 1s। तो 1s2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, यानी कार्बन का जो है एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन है। तो ये क्या बता रहा है? एन एक्साइटेड कार्बन एटम। सही आंसर होगा आपका 10 का सी। अगला क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ मोलिक्यूल फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर। तो कह रहा है कि आपका द पेयर ऑफ मोलिक्यूल फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे बनता है? इंटर मोलिकुलर,
इंटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है? तो जब आपका हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में बॉन्ड बनाए। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ऑक्सीजन हो, या फ्लोरीन हो, या नाइट्रोजन हो। जब हाइड्रोजन एटम इन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, तब इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा आपका स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है ना? और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसकी जो एनर्जी होती है वह होती है 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा है, अमोनिया और बेंजीन की बात कर रहा है। देखो, अमोनिया और बेंजीन के बीच में, अच्छा, एसीटोन, एसीटोन में देखोगे तो एसीटोन में कुछ एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 तो दो एसीटोन की बात करते हो आपका। अच्छा, एक एसीटोन है और एक क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH Cl3। है ना? तो यहाँ पे देखोगे इस पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बॉन्ड तो बनेगा। है ना? अच्छा, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में देखोगे तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH, और एसिटिक एसिड का फार्मूला देखोगे तो आपका CH3COOH। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या होगा? लोन पेयर। ये जब लोन पेयर आपका यहाँ पे बॉन्ड रिजोनेंस में जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो, अभी ऑक्सीजन वैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, ऊपर से इसके ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो यह जो आपका होगा और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव बन जाएगा ऑक्सीजन। या अब बहुत ज्यादा और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, है ना, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींच जाएगी किधर की तरफ? ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो इस पे जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। है ना? तो हाइड्रोजन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा आपका? उतना ज्यादा हाइड्रोजन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? बिटवीन एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, यानी 11वें का सही आंसर होगा आपका 11 का बी। अगला क्वेश्चन है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर ओलाटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज। आर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देखोगे, आर्थो पोजीशन पे क्या होगा आपका? नाइट्रो ग्रुप होगा, इस तरीके से। है ना? और पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करोगे अगर, पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा आपका? इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। है ना? और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा। अगर मैं कहूँ कि दो आपके, अगर मैं यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल लूं, कुछ इस तरीके से,
अगर मैं टू मोलिक्यूल ऑफ किसका लूं, टू मोलिक्यूल ऑफ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टू मोलिक्यूल ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक बॉन्ड कौन सा होगा आपका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो यानी आर्थोनाइट्रोफिनॉल में कैसा बॉन्ड बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कैसा बॉन्ड बन रहा है आपका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और मुझे पता है कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कई सारे मोलिक्यूल जो होते हैं वह एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेयर टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, इंटर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, क्योंकि ये कम वीक बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जब आपका इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो ये आपका कई सारे मोलिक्यूल एक साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, अब देखो, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलाटाइल होगा, वो ज्यादा वाष्पशील होगा, वो जल्दी से वेपर में चेंज हो जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलाटाइल होगा, जल्दी से वेपर में चेंज हो जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो लेस वोलाटाइल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वह ज्यादा वोलाटाइल होता है इन कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना। तो इसके पीछे जो रीजन है वह है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बढ़ाने का सही आंसर होगा आपका डी।